नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। पीएम मोदी ने अपने पहले पॉडकास्ट में तमाम मुद्दों पर की बात। कहा, तीसरे टर्म में मेरी सोच बदली, मनोबल ऊंचा और सपने बड़े। 2047 तक विकसित भारत के लिए सभी समस्याओं के समाधान और सरकारी योजनाओं की 100% डिलीवरी को बताया अहम। शेयर किए जीवन के अनछुए पहलू। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का संग्राम हुआ तेज। पीएम मोदी की मौजूदगी में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। पूर्वांचल और जाट के मुद्दे पर घिरी आप सरकार। बीजेपी ने निकाला पूर्वांचल सम्मान मार्च। भुवनेश्वर में खत्म हुआ 18वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह। समापन सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीयों की सफलता को बताया गौरव की बात। दिए प्रवासी भारतीय सम्मान। हश मनी मामले में डोनाल्ड ट्रंप को अदालत से बड़ी राहत। 34 आरोपों में बिना शर्त बरी। न होगी जेल, न भरना पड़ेगा जुर्माना। जज ने मामले को करार दिया असाधारण। स्मृति मंधाना की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आयरलैंड को 6 विकेट से चटाई धूल। 3 मैच की वनडे सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त। अगला मुकाबला रविवार को। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीरोधा के प्रमोटर निखिल कामत के पॉडकास्ट में लंबी बातचीत की और तमाम मसलों पर बात की। पीएम ने कहा कि तीसरे टर्म में मेरी सोच बदली है, मनोबल ऊंचा है और सपने बड़े हैं। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लिए सभी समस्याओं के समाधान और सरकारी योजनाओं की 100% डिलीवरी जरूरी है। उद्यमी निखिल कामत के साथ पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी जीवन से लेकर राजनीति तक हर विषय पर विस्तार से चर्चा की। नए रास्ते निकालने में सक्षम युवाओं की राजनीति में जरूरत को रेखांकित करते हुए पीएम ने कहा कि इन्हें अपने मिशन को एम्बिशन से ऊपर रखकर काम करना चाहिए। डेडिकेशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, जनता के सुख दुख के आप साथी होने चाहिए। आप एक्चुअली अच्छे टीम प्लेयर होने चाहिए। पीएम ने महात्मा गांधी की मिसाल दी, जिनका व्यक्तित्व भले ही राजनेता की परंपरागत छवि से मेल न खाता हो, लेकिन उनका जीवन बोलता था। पीएम ने कहा कि राजनीति में आने का मतलब केवल चुनाव लड़ना नहीं है। चुनाव जीतने से पहले जन सामान्य के दिल जीतने होते हैं। पीएम ने अपने राजनीतिक सिद्धांत भी गिनाए। मैं मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। दूसरा, मैं मेरे लिए कुछ नहीं करूंगा। और तीसरा, मनुष्य हूं, गलती हो सकती है, बद इरादे से गलत नहीं करूंगा। और वो मैंने अपने जीवन के मंत्र बनाए हैं। गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी, मैं भी मनुष्य हूं, मैं कोई देवता थोड़ा हूं। तो मनुष्य हूं तो गलती होती है, बद इरादे से गलत नहीं करूंगा, ये मेरे मन का रहा है। पीएम ने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर जोखिम उठाने के महत्व पर चर्चा की। पीएम ने कहा कि उनकी जोखिम उठाने की क्षमता का पूरी तरह इस्तेमाल अभी हुआ ही नहीं है। पीएम ने कहा कि इसकी वजह यह है कि वो पद और लाभ का गुणा भाग नहीं करते, वो कभी अपने विषय में नहीं सोचते। पीएम ने फिनटेक जैसे क्षेत्रों में देश की शानदार प्रगति और विश्व पटल पर भारत के बढ़ते रुतबे की भी बात की। अबू धाबी में जाऊं और मैं वहां, उस समय क्राउन प्रिंस थे, उनको कहूं कि एक मंदिर के लिए जगह अगर आप देंगे तो अच्छा होगा। एक पल का विलंब किए बिना इस्लामिक कंट्री में मुझे मंदिर बनाने के लिए जगह लिए अनुमति मिल जाए, आज करोड़ों हिंदुओं को कितना आनंद हो रहा है। प्रधानमंत्री ने दुनिया में भारत को लेकर बेहद मजबूत विश्वास को रेखांकित किया।
साथ ही पीएम ने वैश्विक मुद्दों को लेकर भारत की वैचारिक स्पष्टता का भी उल्लेख किया। मैं न्यूट्रल नहीं हूं, मैं शांति के पक्ष में हूं। मेरा पक्ष है शांति, और मैं उसके लिए जो प्रयत्न होगा उसमें साथ दूंगा। मैं ये बात रशिया को भी बताता हूं, मैं बात यूक्रेन को भी बताता हूं, ये मैं ईरान को भी बताता हूं, मैं पैलेस्टाइन को भी बताता हूं, इजराइल को भी बताता हूं, और उनको मेरी बात पे ये भरोसा है कि मैं जो कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं, और उसके कारण भारत की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने देश की नारी शक्ति से राष्ट्र की प्रगति की यात्रा में नेतृत्व के लिए आगे आने का आह्वान किया। स्थानीय निकायों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को पीएम ने महत्वपूर्ण बताया। अपनी सरकार के पहले, दूसरे और तीसरे कार्यकाल के अंतर से जुड़े सवाल का भी पीएम ने जवाब दिया। पहले सोचता था पहले से कितना आगे ही निकला, अब सोच रहा हूं यहां हूं, कल तक कहां पहुंचूंगा। तो अब मेरे दिमाग में 2047 के संदर्भ में ही मेरी सोच विचार चलता है। तो मेरा तीसरा टर्म 2 टर्म से अनेक गुना अलग है, बिल्कुल बदलाव है, और एक बहुत बड़े सपने वाला है। पॉडकास्ट में पीएम ने निजी जीवन से जुड़े कई पहलुओं पर चर्चा की। पीएम ने याद किया कि वो घर छोड़ने के बरसों बाद जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपने पुराने दोस्तों को मिलने के लिए बुलाया। पीएम ने कहा कि उस मुलाकात में मैं दोस्त खोज रहा था, उन्हें मुख्यमंत्री नजर आ रहा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे जीवन में अब तू कहने वाला बचा ही नहीं, केवल एक शिक्षक थे जो अपने पत्रों में तू कहकर संबोधित करते थे। बातचीत के दौरान पीएम ने जीवन से जुड़े कई और अनुभव भी बांटे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली विधानसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे को लेकर बुलाई गई भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। तकरीबन 2.5 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य सीईसी सदस्यों ने भाग लिया। इस बैठक में दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों सहित प्रत्याशियों के चयन पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। भाजपा पहले ही 29 प्रत्याशियों की अपनी पहली सूची जारी कर चुकी है। पूर्वांचल के लोगों के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। भारी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने अशोक रोड से अरविंद केजरीवाल के आवास तक पूर्वांचल सम्मान मार्च निकाला। अरविंद केजरीवाल के फिरोज शाह रोड स्थित आवास के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन पर काबू पाने के लिए दिल्ली पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को हिरासत में भी लिया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने फर्जी वोट को लेकर पूर्वांचलियों पर सवाल लगाए थे, जिसके बाद केजरीवाल की टिप्पणी को लेकर भाजपा हमलावर है। अरविंद केजरीवाल द्वारा जाट समुदाय को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने की मांग को बीजेपी ने चुनावी स्टंट बताया है। पिछले 10 सालों के अंदर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। इन 10 सालों में कभी कोई चर्चा भी इस विषय पर दिल्ली विधानसभा में नहीं हुई। आरक्षण देना राज्य का सब्जेक्ट होता है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जाटों के नाम पर जो व्यक्ति राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने कभी दिल्ली में जाटों के हक की आवाज विधानसभा में नहीं उठाई। मैं जाट हूं, मैं जाट की बेटी हूं, मैं जाट की बहू हूं, मैं जाट समाज से आती हूं। मुझे आज इस बात की बहुत तकलीफ है कि आपने हमारा हक नहीं दिया। ये बात तो एक तरफ, आप हमारे नाम पे दिल्ली में भ्रम की राजनीति करना चाहते हैं। जदयू के प्रदेश कार्यालय में 15 जनवरी से होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन रथ को रवाना किया गया। एनडीए के सभी 5 दलों के प्रदेश अध्यक्ष ने रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया है। एनडीए रथ एकजुटता का संदेश देते हुए पूरे बिहार का दौरा करेगा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में भाग लिया। बुधवार से शुरू हुए 3 दिवसीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विश्व स्तर पर भारतीय महिलाओं की उपलब्धियां हमारे लिए बहुत गर्व की बात हैं। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीयों की सफलता की कहानियां न केवल भारत के लिए गौरव की बात है, बल्कि वो दुनिया भर में लाखों लोगों को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित भी करती हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान भी प्रदान किया। इससे पहले राष्ट्रपति ने 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 सम्मेलन में प्रदर्शनियों का दौरा किया। Whether in the fields of technology, medicine, arts or entrepreneurship, the Indian diaspora has made a mark that the world acknowledges and respects. Your success stories are not just a matter of pride for India, but they also inspire millions across the world to strive for excellence. The Pravasi Bharatiya Divas has, over the years, become more than just an event. It is a platform where ideas converge, collaborations are forged, and the bonds between India and its diaspora are strengthened. 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के समापन सत्र को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय प्रवासियों ने अपनी अपार प्रतिभा, रचनात्मकता, समर्पण, प्रतिबद्धता और दृढ़ता के आधार पर विविध क्षेत्रों में भारत और विश्व दोनों के लिए उत्कृष्ट योगदान दिया है। The Indian diaspora has made outstanding contributions to both India and the world in diverse domains based on your immense talent, creativity, dedication, commitment and perseverance. From holding political offices and leading organizations to excelling in various domains and walks of life, they have left an indelible mark on global society. Their extraordinary achievements have made India and Indians proud and have strengthened our relationship with other peoples and nations. इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हमने यहां देश भर की विरासत को दिखाने का प्रयास किया है। देश में पहली बार भाषा के आधार पे जो राज्य का जन्म हुआ था, उस राज्य के नाम है उड़ीसा। जिस राज्य की विरासत हजारों साल पहले से ही बनी थी, उस राज्य अपना शताब्दी बनाएगा 2036 में। भारत की विकसित होना तब संभव हो पाएगा 2047 में, जब उड़ीसा विकसित होगा। मैं आपको आज से न्योता देता हूं, हम शताब्दी मनाएंगे, आप पुनः उड़ीसा आएंगे, अतिथि के रूप में आएंगे, महाप्रभु का आशीर्वाद लेंगे। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री एवं श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन 11 से 12 जनवरी 2025 से भारत मंडपम में किया जा रहा है। इसमें युवाओं, नीति निर्धारकों, राष्ट्रीय और वैश्विक हस्तियों के साथ सीधे संवाद करने का अवसर युवाओं को मिलेगा। साथ ही वो देश के भविष्य को आकार देने के लिए अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा, कल से भारत मंडपम नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग की शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए राज्यों से हमारे चैंपियन दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस कार्यक्रम में युवा साथियों के साथ हिस्सा लेंगे और विकसित भारत के लिए उनके विजन को सुनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डॉक्टर मनसुख मंडाविया के ट्वीट को रिट्वीट कर लिखा,
हमारे ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथी राष्ट्र के नवनिर्माण का नेतृत्व करें, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग इसी से जुड़ी एक अहम पहल है, जिसको लेकर युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। मैं भी आपसे संवाद को लेकर बहुत उत्सुक हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 11 जनवरी को नई दिल्ली में झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगा, जिसमें दिल्ली के 3000 झुग्गी बस्तियों के प्रधान हिस्सा लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ग्वेनरसे में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की स्थायी समिति की अध्यक्षता की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि अगले साल भारत में आयोजित होने वाले 28वें कॉमनवेल्थ देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का मुख्य फोकस संसदों के कामकाज में एआई और सोशल मीडिया के अनुप्रयोग पर होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन केरल दौरे के दूसरे दिन कोल्लम में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अमृता विश्व विद्यापीठ में विद्यार्थियों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए अपील की और सुगाता सूक्ष्म वन परियोजना का उद्घाटन किया। इसी के साथ उन्होंने पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेकर विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि हिंदी हमारे देश को आपस में जोड़ती है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आयोजित विश्व हिंदी दिवस समारोह के मौके पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि हिंदी का प्रयोग अधिक से अधिक किए जाने की ज़रूरत है। इस मौके पर हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न हिंदी आधारित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया और कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। हिंदी हमारे देश को एक सूत्र में पिरोने का एक बहुत सशक्त माध्यम है। हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, हमारी विरासत का आधार हिंदी है और आज के दिन हम सब यही संकल्प लें कि हम हिंदी के प्रयोग को अधिक से अधिक बढ़ावा देंगे और ख़ास तौर से सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक हिंदी का उपयोग करेंगे। देश के यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियों को लेकर यूजीसी ने ड्राफ्ट 2025 जारी किया है। नए नियमों के मुताबिक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नई नियुक्तियों के लिए अब 3 योग्यताएं तय की गई हैं। नए नियमों के अनुसार जिन उम्मीदवारों के पास कला, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान जैसे गैर पेशेवर कार्यक्रमों में मास्टर डिग्री है, उन्हें सहायक प्रोफेसर बनने के योग्य होने के लिए यूजीसी नेट पास करना होगा। लेकिन जिन अभ्यर्थियों के पास इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री है, जैसे कि एमई और एमटेक, उन कैंडिडेट्स को नेट क्वालिफाई होना ज़रूरी नहीं है। वो सीधे इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों में सहायक प्रोफेसर पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। So there are 3 qualifications that we are providing for the new entrants into the universities and colleges. Those with undergraduate degree and PhD degree or a master's degree and PhD degree, they can apply without writing the UGC NET. But those candidates who have a master's degree in non-professional programs such as arts, humanities, social sciences and sciences, if they have a master's degree, they have to clear UGC NET to be eligible to become assistant professors. But the candidates who have an engineering master's degree such as ME and MTech, they don't need to write UGC NET and they can directly apply for assistant professor position in engineering and technology programs, and this is in tune with the AICTE norms also. नासा के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में एक विश्लेषण के अनुसार साल 2024 में पृथ्वी की सतह का औसत तापमान रिकॉर्ड स्तर पर सर्वाधिक गर्म रहा, ये बताया गया। वर्ष 1850 के बाद से 2024 वैश्विक स्तर पर सबसे गर्म वर्ष रहा। 1850 में वैश्विक तापमान की माप शुरू हुई थी। 2024 पहला कैलेंडर वर्ष है जिसमें औसत वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, जो कि पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित एक महत्वपूर्ण सीमा है। 2024 में वैश्विक औसत तापमान 15.1 डिग्री सेल्सियस था। ये 2023 से 0.12 डिग्री सेल्सियस अधिक था।
जो अब तक सबसे गर्म वर्ष था। पेरिस समझौते का उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से भी कम पर सीमित रखना है। इस सदी के अंत तक इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने यानी DRDO ने भारतीय सैनिकों के लिए अद्भुत हिमकवच बनाया है। ये हिमकवच मौसम की विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए भारतीय सैनिकों के लिए ढाल के तौर पर काम करेंगे। इन कपड़ों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इनको पहनने के बाद भारतीय सैनिकों को -60 डिग्री सेल्सियस तक की सर्दी छू भी नहीं पाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर DRDO ने हिमकवच क्लोथिंग सिस्टम के बारे में अहम जानकारी साझा करते हुए बताया कि हिमकवच एक मल्टीलेयर क्लोथिंग सिस्टम है और इनको DRDO और DIPAS ने मिलकर डिज़ाइन किया है। इन कपड़ों का इंसुलेशन सिस्टम गजब का है। इस क्लोथिंग सिस्टम को इस तरह से तैयार किया गया है कि सैनिक इनको हर मौसम में इस्तेमाल कर पाएंगे। DRDO की ओर से बनाए गए इन हिमकवचों को 20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान रेंज के लिए डिज़ाइन किया गया है। इनका ट्रायल परीक्षण भी सफल रहा। DRDO का कहना है कि ये क्लोथिंग सिस्टम हिमालयी क्षेत्रों में ठंडे मौसम की स्थिति में सैन्य अभियानों में बहुत उपयोगी होगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े बेंगलुरु जेल में कट्टरपंथ फैलाने के मामले में 9वें आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। बेंगलुरु में NIA की विशेष अदालत के समक्ष बिहार के बेगूसराय निवासी विक्रम कुमार उर्फ छोटा उस्मान के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। ग्यारह जनवरी को राम मंदिर की वर्षगांठ पर प्रतिष्ठा द्वादशी के अंतर्गत होने वाले विविध आयोजनों को लेकर तमाम तैयारी की जा रही हैं। अयोध्या तीर्थ यात्रा सेवा केंद्र ने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ व्यवस्था की है, इसे लेकर हमारे संवाददाता अजय मिश्रा ने वहां का जायजा लिया। अगर आप श्री धाम अयोध्या आ रहे हैं तो भगवान श्री राम लला के दर्शन के लिए तो जरूर ये आएंगे और ये समझना जरूरी है कि ये जो स्थान है तीर्थ यात्री सेवा केंद्र का, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि आप इस तरह की सेवा देख रहे हैं। आप यहाँ देखिए जिस तरह से ये व्हीलचेयर सर्विसेज हैं आपको यहीं से मिलेंगी। जो लोग भगवान श्री राम के खुद पैदल चल के दर्शन नहीं कर सकते हैं उनको व्हीलचेयर की जो सुविधा है वो यहाँ पे मिलती है। आपको मात्र 150 रुपए का शुल्क चुकाना होता है और यहाँ पे जो आप लाइन देख रहे हैं वो है सुगम दर्शन की लाइन। इस सुगम दर्शन भी बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं देना होता है, लेकिन जो उसकी सीट्स हैं बहुत ही लिमिटेड हैं, यानी 40 से 45 सीट्स होती हैं सुबह मंगला आरती की, श्रृंगार आरती की और बाद में शयन आरती की। तो आपको इस लाइन में लग करके केवल सुगम आरती का पास अपना आधार कार्ड दे करके बनवाना होता है और उसमें आपको समय मिल जाता है कि आप जाकर के भगवान की आरती का दर्शन कर सकते हैं। 11, 12, 13 3 दिन जब द्वादशी प्रतिष्ठा द्वादशी का जो कार्यक्रम है उसके लिए कोई भी VIP पास नहीं बनेंगे, ये सरकार पहले ही कह चुकी है। तो ये जो लाइन लगी हुई है आज की शयन आरती की है, 40 से 45 लोग यहाँ के जो सबसे पहले आओ पहले पाओ की नीति पर जो पहुंच जाएंगे उनको मिल जाएगा, भगवान जिनको बुलाएंगे वो पहुंच पाएंगे। और उसके बाद जब आप यहां से सुगम पास बनवा लेते हैं तो आपको एक विशेष लाइन है जो कि सबसे दाएं तरफ की लाइन है, उसमें ये जो व्हीलचेयर वाले हैं, व्हीलचेयर के जो दर्शनार्थी हैं आप देख रहे होंगे वहां से, वो विशेष लाइन से ले जाया जाता है जिनके लिए बहुत कम भीड़ होती है। आप अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ आ रहे हैं तो आपको इसी यात्री सुविधा केंद्र में आना होगा और यहां से आप व्हीलचेयर का शुल्क दे करके अपने माता पिता को आराम से स्पेशल लाइन से ले जा करके दर्शन करा सकते हैं और कोई भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर भगवान श्री राम के सुगम दर्शन की पूरी व्यवस्थाएं ट्रस्ट की ओर से की गई हैं। कैमरामैन शिव सुमन के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज, श्री अयोध्या धाम। तिरुमाला मंदिर में बैकुंठ द्वारा बुधवार को दर्शन के लिए टोकन लेने आए लोगों की भीड़ में भगदड़ से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई लोग घायल हो गए थे। घायलों का इलाज SBIMS अस्पताल में चल रहा है। DD न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर केशव ने बताया कि अधिकांश लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और बाकी लोगों को भी जल्द स्वस्थ होने के बाद रिलीफ कर दिया जाएगा। कैजुअल्टी हुई थी परसों, भगदड़ मचा था, उसमें कई लोगों को एडमिट किया था। अब क्या स्थिति है और कितने लोगों को आपने डिस्चार्ज कर दिया है, कितने लोग अभी हॉस्पिटल में? So totally we have admitted 33 patients and in that we have only 7 patients are there in the ward.
Remaining 25 people we have discharged along with the darshan and along with the TTD support under, and whatever CM sir has given the promise, so they are TTD is going to pay the things and all. जो अभी जो लोग अभी हॉस्पिटल में जो पेशेंट हैं अभी जो भगदड़ में जो घायल हुए थे उनकी स्थिति कैसी है? So out of 7 people, 5 people are only myalgia is there, just a small pain only it is there, complaint. So there is no major injuries and all. Only one person is needed one more day. So hopefully 5 people are going to discharge by tomorrow, and the remaining 2 people are going to discharge by day after tomorrow. टोटल कितने लोग थे सर? So total 7 people are there in the ward. No, overall total कितने? Overall 7 plus 25, 32 people are there, were admitted. केंद्रीय विद्यालयों के लिए 34वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2023-24 का पुरस्कार वितरण समारोह शुक्रवार को जीएमसी बालयोगी सभागार संसद पुस्तकालय भवन, संसद भवन परिसर, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने इस समारोह की अध्यक्षता की और प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार विजेता छात्रों और स्कूलों को पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर 34वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2023-24 के राष्ट्रीय विजेता पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, आईआईटी खड़गपुर, कोलकाता क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र के छात्र पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर अपनी युवा संसद बैठक का पुनः प्रदर्शन उन्होंने किया। समारोह को संबोधित करते हुए संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन अनुशासन और अच्छी शिक्षा वितरण के लिए जाना जाता है। छात्र संसद में छात्रों ने अपनी भाषण में कई महत्वपूर्ण बातों को संक्षिप्त शब्दों में रखा। उन्होंने कहा कि हमें भारतीय होने पर गर्व करना चाहिए। After going through the short speeches made by the students, we are all filled with joy and satisfaction. So I think we should go back with the good memories of the wonderful presentations made by the students. I just would like to say one thing, that we all are proud Indians. एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने दिल्ली में एनसीसी के सी ग्रुप मुख्यालय में आइडिया एंड इनोवेशन प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के समाधान के उपाय और मार्गदर्शन के लिए कैडेटों ने एक प्रदर्शनी भी लगाई। यहाँ एक से बढ़कर एक नवाचार देखने को मिले। कैसे आइडिया और इनोवेशन यहाँ देखने को मिले, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। एनसीसी में पहली बार आइडिया और इनोवेशन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। किस तरह की है ये प्रदर्शनी, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह सर। सर, किस तरह की ये प्रदर्शनी लगाई है? तो ये आइडिया इनोवेशन कैंप अभी यहाँ चल रहा है। तो पिछले 1 साल से हम कैडेट्स को आइडिया, इनोवेशन और स्टार्टअप के बारे में जानकारी दे रहे थे, और उसके अंदर से तकरीबन 250 से ज़्यादा कैडेट्स के जो आइडियाज़ इनोवेशन स्टेट डायरेक्टरेट के अंदर कंपटीशन हुआ है, और उसमें से तकरीबन 50 आइडिया इनोवेशंस इधर आए हैं। यहाँ पे हमारे पास ज्यूरी है, पैनल है जो इनको जज करेंगे, और हम भी इनको सपोर्ट करेंगे जो कि आइडिया इनोवेशन इस लायक है और आगे लेके जा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए भी बहुत कुछ यहाँ इनोवेशन देखा जा सकता है। गुजरात से कैडेट आए हैं। हम लोग यहाँ पर सोलर बेस्ड वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट लेके आए जो कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनाया गया है। इसके अंदर हम लोग आरओ प्लांट की तरह कहीं पे वेस्ट आउटलेट ना जाए या वेस्ट पानी ना जाए, उसकी सुविधा दी है। जेस्चर्स को डायरेक्टली टेक्स्ट और स्पीच में कन्वर्ट कर देता है इन द रियल टाइम। यू जस्ट नीड टू परफॉर्म द जेस्चर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड इट विल बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू टेक्स्ट एंड स्पीच इन द रियल टाइम। ये जो होम लेवल पे डस्टबिन बनाए हैं, इसमें वॉइस कमांड देके हम अपना वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट सेग्रीगेट कर सकते हैं। और कम्युनिटी लेवल पे मैंने एक RFID स्कैनर लगाया है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जो पॉलीथीन्स में वेट और ड्राई वेस्ट होगा उसमें RFID टैग्स लगे होंगे जो ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट के लिए कोडेड होगा। तो जब वो इस स्कैनर पे प्लेस होगा तो वो अपने आप सेग्रीगेट होके बिन्स में चला जाएगा। दिल्ली निदेशालय की तक्षशिला शर्मा भी कुछ नया आइडिया लेकर आई हैं। मैं लेकर आई हूँ ग्रीन इकोटेक बैटरी, जो ट्रेडिशनल एसिड बेस्ड बैटरीज एग्जिस्ट करती हैं उनकी सस्टेनेबल रिप्लेसमेंट है। इसके अंदर मैंने कम्प्लीटली प्लांट बेस्ड इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करा है और जो एफिशिएंसी है मेरी बैटरी की वो बिल्कुल सेम है एज दैट ऑफ एसिड बेस्ड बैटरी। AH रेटिंग ऑफ माई बैटरी जो है दैट्स
50 एम्पेयर पर आवर, और आप देख सकते हैं दिस ऑल एप्लीकेशंस आर वर्किंग। इस बैटरी को मैंने बड़े अप्लाइंसेस जैसे ई रिक्शा पर भी टेस्ट करके देखा है और ईजिली ई रिक्शा उतने ही वोल्टेज के साथ आराम से वर्क कर पा रही है। यहाँ एक से बढ़कर एक आइडिया और इनोवेशन देखे जा सकते हैं और इनमें सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन और आइडिया के लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। यहाँ पर आप मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन हम आपको छोड़ के जाते हैं एक खास कार्यक्रम के साथ, और वो कार्यक्रम है प्रभु श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के मौके पर एक खास कार्यक्रम हम आपको दिखा रहे हैं। आप इस कार्यक्रम को देखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।